जब मैं एमसीए पहुंचा तो मेरे को ये भी नहीं पता था सी में प्रिंटफ कैसे लिखते हैं, और मैंने पूरा बीसीए किया था। 1 CR के लगभग बेस सैलरी थी और 20 to 30 लाख बिटवीन द बोनस था। सब लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं। मेरी माँ की जो ज्वेलरीज थी उन्हें गिरवी रख के पैसे लेके मेरी बीसीए की पढ़ाई पूरी की थी। पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में करके 2 साल यूएस में काम करा है। स्ट्रगल तो बहुत होता था। हाय गाइस, आई एम शांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है मनु अग्रवाल। ठीक है, ये यूपी से हैं एंड इन्होंने जो अपनी पूरी स्कूलिंग है वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से करी हुई है। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ये बताएंगे अभी। इसके अलावा इन्होंने उसके बाद बीसीए करी थी। बीसीए में भी कुछ ऐसा खास था नहीं, जेई मेन दिया था, AIEEE कहते थे पहले उसे। उसमें 2.5-3 लाख रैंक आई थी, उस टाइम तो कम लोग दिया करते थे। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट गूगल दोनों में काम किया है, करंटली ये गूगल में काम कर रहे हैं एंड ये माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड जो मतलब यूएस वाला ऑफिस है वहाँ पे भी काम करके आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। एक पहले इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हाँ, मेरा नाम मनु अग्रवाल है। मैं यूपी में झांसी के पास से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने पूरा स्कूलिंग अपना जैसे 1 से लेके 5 तक, मेरे यहाँ नर्सरी और LKG UKG नहीं होता था, तो डायरेक्टली मैंने नर्सरी से स्टार्ट किया था। हाँ। तो 5th तक मैं एक स्कूल में गया था, उसके बाद दूसरे स्कूल में। तो मैंने 9th से जो 12th तक था वो मेरे गवर्नमेंट स्कूल था। तो उसमें जो भी फीस भी होती थी ना, तो 5 रुपये फीस होती थी। ठीक है, और प्योर हिंदी मीडियम था, मतलब जो भी 12th तक था पूरा हिंदी मीडियम था। जब मैं 10th पास आउट हुआ तो मेरे नंबर आए थे 60, क्योंकि मेरा जो मैथ वगैरह था ना बहुत ही वीक था। ठीक है, और उस समय फिर तब भी मतलब फैमिली को इतना वो हुआ आश्चर्य कि कैसे इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ने में बिल्कुल ही बहुत ही वीक था। लेकिन जो नंबर आए थे वो बिकॉज ऑफ आर्ट थे। मतलब बेसिकली मैंने आर्ट एक सब्जेक्ट लिया था, उसमें नंबर अच्छे आ गए थे, तो बाकी सब हाँ, तो 60 दिख गया वो, नहीं तो 60 भी बहुत मुश्किल दिख रहा था। हाँ। तो बेसिकली 12th मैंने जैसे तैसे 12th कंप्लीट किया। पता तो था नहीं कि क्या करना है, बेसिकली कि इंजीनियरिंग करनी है कि क्या करना है। ठीक है, तो बस ऐसे ही रैंडमली जब दोस्त सब लोग AIEEE की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैं भी, उन्होंने एग्जाम दिया AIEEE का, तो मैंने भी एग्जाम दे दिया। ठीक है, तो जब एग्जाम दिया तो उसमें रैंक आई 2.5 लाख, क्योंकि मैथ इतना अच्छा तो था नहीं और साइंस वगैरह भी इतना ठीक ठीक ही था। ठीक है, तो उसमें 2.5 लाख रैंक आया। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अब पता नहीं था क्या करना है, तो फिर सब लोगों ने बोला गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब कौन सा डिग्री की करूँ ग्रेजुएशन में, तो BA BSc ऐसे लगता था कि कॉमन है, तो फिर सोचा चलो BCA कर लेते हैं। BCA स्टार्ट किया और वहाँ साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो BCA अब जब गवर्नमेंट जॉब में की एक या 2 मंथ प्रिपरेशन की, तो उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें जो जनरल साइंस वगैरह थी तो उसको मेरे को याद नहीं हो रहा था कि क्या सन रहेगा, कौन सा ईयर रहेगा, तो कुछ भी याद नहीं हुआ, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर BCA अपना चल रहा था। अब कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट तो था नहीं, तो पहले सेमेस्टर में जो सी कंप्यूटर फंडामेंटल नाम से एक सब्जेक्ट होता है, उसमें 28 नंबर आए, और जो 70 में से 28 मिनिमम मार्क्स थे वही आते थे, क्योंकि वहाँ पर जनरली किसी को फेल नहीं करते हैं। तो 28 में 28 मिनिमम मार्क्स आ गए। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर में C++ होता था, तो उसमें भी 29 मार्क्स आए। तो वो चलता रहा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, 3rd 4th। अब 4th के बाद लगा कि चलो कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर सोचा BCA के बाद अब MCA ही एक ऑप्शन बचा है। तो फिर देखा कि MCA की एंट्रेंस की एग्जाम प्रिपरेशन कहाँ से हो सकती है, तो फिर पता चला इंदौर से हमने कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कराते हैं। तो फिर मैं 5th सेमेस्टर में कॉलेज में यहाँ पे BCA में ऐसे ही छोड़ गया। ठीक है, एग्जाम टू एग्जाम देने आता था, फिर वहाँ पर प्रिपरेशन के लिए इंदौर चला गया। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ पे 7 बजे से सुबह रात को 9 बजे तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो बार वहाँ पे जो साल का एंड में रिजल्ट आया, फिर वो निम सेट वगैरह में जैसे कि रैंक आई 7th रैंक ऑल ओवर इंडिया। ऐसे ही VIT मैसरा एक एग्जाम होता है जो बिट्स प्लानी, ठीक है, उसमें 2nd रैंक आई ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम थे जिसमें टॉप अंडर 10 रैंक थी, और इस तरीके से फिर कॉलेज जो मिला वो NIT त्रिची मिला। काफ़ी सही। पढ़ते पढ़ते तुमको भी ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे को मेंटर मिल जाता है जिससे मैं 1-on-1 बात कर सकता, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो जाती। या फिर कभी तुमने कोई कोर्स ज्वाइन करा हो और कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुम किसी रीज़न की वजह से उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हो एंड तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं मिला उसमें फिर से एनरोल करने का, और तुम्हें फिर से एनरोल करना है तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने कभी फेस की हैं तो आई हैव अ वेरी अमेजिंग सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। तो ट्यूटेड अकेडमी न्यू एंड अर्जिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं एंड ये तुम्हें कोर्सेज ऑफर करते हैं डेटा साइंस, AI, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में। एंड ये जो तुम्हारे सारे कोर्सेज हैं 30+ टॉप टियर वर्किंग प्रोफेशनल से मिलकर बनाए हुए हैं। एंड इन सब कोर्सेज में तुम्हें रियल टाइम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं वेरियस फील्ड्स में। एंड इन सब कोर्सेज में तुम्हें फ्री 2 स्टेप काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। एंड इन काउंसलिंग में जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं
कुछ भी डाउट है तुम्हारा, तुम 1-on-1 मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। प्लस इन कोर्सेज में तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है 1-on-1 विद दोज मेंटर्स जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज में या फिर तुम्हारे रिकॉर्डेड कोर्सेज में ये चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। प्लस एक इनके पास फ्लेक्सिबल पास है, जिसका क्या मतलब है, अगर तुम किसी भी रीजन की वजह से तुम कोर्स को बीच में छोड़ना पड़ा या फिर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट बैच में एनरोल कर सकते हो सेम एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। ये तुम्हारा जो फ्री पास होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। एक्चुअली काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर तुम्हारे एग्जाम्स बीच में आ गए या फिर तुम्हारी प्लेसमेंट्स आ गए या फिर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो दिस विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एंड नो डाउट इनका जो प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो भी काफी अमेजिंग है। इनके जो स्टूडेंट्स है वो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। बाकी इनका तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसे जब आप अपनी एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एमसीए का जो पेपर था वो हिंदी में दिया था, इंग्लिश में दिया था? नहीं, तो जैसे जब मैं बीसीए में था ना, तो बीसीए तो पूरा इंग्लिश मीडियम, कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम था, बट वहाँ पे हिंदी कम इंग्लिश पढ़ाते थे, मतलब बेसिकली दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो एग्जाम तो लिखना होता था इंग्लिश में ही, बट पढ़ाते हिंदी, तो उसे कन्वर्ट करके लिख देते थे, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब मैं बीसीए कर रहा था ना, तो वहाँ पे फीस जो 15,000 रुपये होती थी, लेकिन घर की हालत उस समय ऐसी थी ना कि वो 15,000 भी मतलब पेरेंट्स को देने के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मेरे मतलब पापा ने मेरी माँ की जो ज्वेलरीज थी उन्हें गिरवी रख के पैसे लेके मेरी बीसीए की पढ़ाई पूरी की थी। तो पूरा एग्जाम मतलब कि थ्रू आउट हिंदी मीडियम ही था, बीसीए तक अपन कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा एमसीए से स्टार्ट हुआ इंग्लिश मीडियम। तो फिर आपने बीसीए के टाइम पे कोई भी कोडिंग वगैरह तो बिल्कुल करी ही नहीं थी ना? बीसीए में बिल्कुल कोडिंग नहीं की थी, कोई भी कोडिंग बीसीए में तो बिल्कुल ही नहीं की थी, मतलब कि पता ही नहीं था। जब मैं एमसीए पहुंचा तो मेरे को ये भी नहीं पता था सी में प्रिंटफ कैसे लिखते हैं, और मैंने पूरा बीसीए किया था। मतलब कि कोई मानेगा नहीं कि लेकिन हाँ ये सच था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं जाता ही नहीं था कॉलेज। तो जब आपने एमसीए में एडमिशन लिया, आप एनआईटी त्रिची गए, तो वहाँ पे आपने कोडिंग करनी कैसे स्टार्ट करी? लाइक पहली लैंग्वेज कैसे सीखी? क्योंकि आपने जब बीसीए में कुछ किया ही नहीं यार, जाके पहले बैठोगे तो वही था, मतलब कि एक बुक आती थी सी की, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, आई थिंक नीले कलर की किताब होती थी, नाम राइटर का नाम याद नहीं है, बट हाँ उससे स्टार्ट किया था, ठीक है। जब पहला सेमेस्टर हुआ, तो अब पहला सेमेस्टर चल रहा था, उसमें पहला क्लास टेस्ट हुआ, तो मैंने क्लास टेस्ट दिया, तो नंबर आए 20 में से 7, ठीक है। उस समय मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो वो 7 नंबर सबसे लोएस्ट थे, ठीक है, क्लास में, ठीक है। तो अब लगा कि अब तो प्रिपरेशन अब तो कोडिंग पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो, मतलब एमसीए ऐसे कंप्लीट नहीं होगा ना, उससे प्लेसमेंट होगा अगर कोडिंग नहीं आती होगी, ठीक है। तो फिर धीरे से वो बुक से स्टार्ट किया, सी वाली बुक से, ठीक है। और साथ साथ में फिर सीनियर्स ने बताया, और मतलब नेट पे सुनते थे कि हाँ हैकर रैंक और कोर्सेप कोई तो प्लेटफॉर्म है, तो फिर वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया। हैकर रैंक पे सबसे पहले स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चन मतलब 50-60 क्वेश्चन पहले हैकर रैंक पे किए, जिससे कि थोड़ा इजी बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्सेप स्टार्ट किया, तो कोर्सेप पे काफ़ी अच्छा मैंने मतलब कि बहुत क्वेश्चन सबमिट किए हैं, ठीक है। और मैं कोर्सेप का कैंपस एम्बेसडर भी था बेसिकली एनआईटी का, ठीक है। और उसके बाद अपना जैसे ही सेकंड क्लास टेस्ट हुआ फिर से, तो उसमें नंबर 16.5 आए, तो वो 3rd हाईएस्ट नंबर थे, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सब लोग जनरली क्या घर चले जाते हैं, क्योंकि छुट्टी मिल रही है भाई, इतनी दूर पहले पढ़ने आए हैं, फिर सब लोग घर चले जाते हैं। तो अब लगा कि नहीं, घर नहीं जाते हैं, मैं चला गया इंदौर C++ की कोचिंग करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा C++ की कोचिंग और ये स्टैक क्यूब वगैरह के बारे में बता दे, हाँ सीख लिया। सेकंड सेमेस्टर में आया तो देखा सब सीनियर्स के प्लेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। प्लेसमेंट सुपर सीनियर्स के बेसिकली, क्योंकि 5th-6th सेमेस्टर चल रहा था उनका, ठीक है। तो उनके प्लेसमेंट चल रहे थे, तो वो लोग एक बुक पढ़ते थे नरसिम्हा करमुंची की, तो मैंने वो बुक खरीद ली। अब वो उससे स्टार्ट कर दिया। उस समय तो इतना यूट्यूब चैनल थे नहीं, जैसे आप लोग अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतने वो चैनल नहीं थे उस समय। कोई भी मतलब चैनल मेरे को एक अभी भी याद है, सिर्फ एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मेरे को चैनल दिखता था, वो तुषार रॉय का, ठीक है। उसके अलावा मेरे को कोई भी चैनल नहीं दिखते थे, ठीक है, कि कोई अवेलेबल हो। और जब आप ये अपने एमसीए में जाने के बाद ये पूरा पढ़ रहे थे कोडिंग वगैरह, तो आपको कोई चैलेंजेस वगैरह फेस नहीं करने पड़े? मतलब इतना सब कुछ बिल्कुल नया ही था आपके लिए। हाँ, तो मेरा हमेशा से यही रहता था कि जैसे कि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि जैसे कि जो भी है तुम खुद से प्रिपरेशन करके स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हेल्प जैसे यूट्यूब चैनल से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन एक खुद का भी टाइम अपन को इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगर जब तक आप खुद का टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे ना सब चीज़ आपको एक पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मान लो दूसरों के लिए जो उसके लिए सही था वो आपके लिए सही नहीं हो, लेकिन तो आप जब अपना खुद का करिकुलम बनाएंगे, खुद की एक स्टडी प्लान बनाएंगे, तो उसके हिसाब से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। स्ट्रगल तो बहुत होता था, ठीक है, जब 4 बजे तक रात में पढ़ना पड़ता था और फिर सुबह से 8 बजे उठ जाओ क्योंकि क्लासेस रहती थी। मतलब कि काफ़ी मेहनत तो उस समय काफ़ी की, ठीक है, लेकिन वो 1 साल की मेहनत थी। मतलब जो एमसीए की फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मेहनत थी, जिससे पूरी मतलब लाइफ की कह सकते हैं कि हाँ
अभी अच्छी बढ़िया हो गई, ठीक है। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि हाँ, जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी कोर्स कर रहे हैं, 1 साल कभी ना कभी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सही है। तो अब जैसे आप ये जब पढ़ रहे थे कोडिंग वगैरह, तो कॉलेज में कैसा था सब कुछ? कॉलेज में जो मार्क्स वगैरह आते थे वो कैसे आते थे? सीजीपीए वगैरह थी वो कैसी थी? तो सीजीपीए वगैरह तो जैसे कि मतलब जैसे कि मेरे थ्योरी सब्जेक्ट तो उतने अच्छे होते नहीं थे, तो फर्स्ट क्लास टेस्ट जब हुआ था तो नंबर कम आए, तो उसका लेकिन कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगा जब मैंने कोर्स वगैरह किया ना। वहाँ पर रैंकिंग सिस्टम जब होता था ना, तो उसमें इंटरेस्ट बन जाता है कि हाँ अरे मेरी भी रैंक बढ़ रही है। तो मेरी कोडिंग इंप्रूव हो गई थी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जब मेरा जो सी लैंग्वेज में अगर कह सके तो उसमें 10 में से 9 पॉइंटर आ गए थे सी में, और ओवरऑल मेरे 8.5 सीजीपीए था फर्स्ट सेमेस्टर में। लोगों के थे 9.5 9.7 भी थे, तो मेरे मतलब मिड लेवल पे थे, ठीक है कि हाँ मैं मिड में था। फिर सेकंड सेमेस्टर जब हुआ तो उस समय भी 2-3 उसमें 2 सब्जेक्ट कोडिंग के आ गए, एक डेटा स्ट्रक्चर आ गया, एक सी प्लस प्लस भी आ गया, ठीक है, और लैब वगैरह भी इंक्रीज हो गए, तो उसमें फिर 9.1 सीजीपीए आ गया था, ठीक है। तो इससे तुम एक चीज ये देखो कि इनकी जो 10th में परसेंटेज थी वो 60% थी। अगर ये उसी को लेके बैठ जाते कि यार मेरा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर आज गूगल में नहीं होते। तो जब भी कोई छोटी सी भी अगर तुम्हें मुश्किल आती है ना, तो उसको देके रुकना नहीं चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर तुम खुद मेहनत करोगे ना कुछ तुम कर ही लोगे। तो खुद मेहनत करनी चाहिए, मतलब जीता जाता एग्जांपल है 60% इन क्लास 10 जिसमें मैथ्स भी नहीं आती थी, साइंस भी नहीं आती थी। लोग बोलते हैं ना कि क्या मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है या फिर साइंस इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग करने के लिए, या फिर गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में तो नहीं होती। वही अब जैसे कि जब मैं एमसीए में था तो लोग बोलते थे तुम्हारे तो 60% है, तो कोई कंपनी बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं करेगी, ठीक है, या तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती है तो फिर तुम माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू कैसे दोगे, अमेजन का इंटरव्यू कैसे दोगे। क्योंकि मैं इंग्लिश भी बहुत मतलब बेसिक थी, मतलब जस्ट कम्युनिकेशन की हाँ थोड़ा, ठीक है, अभी भी देख सकते हो ग्रामरली बहुत सारी मिस्टेक हो गई अगर मैं कुछ बोलूँ, ठीक है, तो लेकिन ठीक था, मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन जो भी पूछती थे वो ऐसे नहीं पूछती कि इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कुछ पूछ रही है, वो जनरली बेसिक जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की वो पूछेगी। और ये एक और चीज बताता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडमेंट में काम करके आए हुए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो 2 साल ही यूएस में काम किया है इन्होंने। तो ऐसा इंग्लिश कोई बैरियर नहीं होता है, तुम सीख सकते हो बाद में भी। पूरी लाइफ मतलब पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में करके 2 साल यूएस में काम करा है, ठीक है, वो भी करना और नहीं मन कर रहा था तो वापस आ गया। तो अब इसके बाद आगे बताओ, जैसे अब इंटर्नशिप वगैरह का टाइम आया तो कैसी चीजें? तो बेसिकली मैं सेकंड सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ, सीनियर डांटते थे कि तुम अभी से क्यों वो पढ़ रहे हो निर्मित नगर मंच की, गिक्सपो अभी से मैं गिक्सपो के उस समय गिक्सपो भी था, तो मैं गिक्सपो भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो सीनियर डांटते थे कि अभी से नहीं करना, अभी तो प्लेसमेंट के लिए बहुत टाइम है, ठीक है, तुम अभी एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। तो फिर मैंने सुनी तो किसी, क्योंकि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। अगर सपोर्ट करने के लिए होता है तो वो थोड़ा बहुत टाइम जो बच जाता है तो वो अपन और चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में कहीं कुछ। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज में अगर कोई तुम्हें गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, तो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें और भी दोस्त बनाने में जो भी पहले कैरियर पे मेन फोकस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो लगा कि थर्ड सेमेस्टर से तो कंपनी आने वाली है, तो फिर मैं हैदराबाद आ गया, यहाँ पे एक कोचिंग की डेटा स्ट्रक्चर की, वो कोचिंग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, ठीक है। मैंने वहाँ पे डीपी वगैरह ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। तो जैसे ही कॉलेज वापस गया उसके 2-4 दिन बाद ही कंपनी आने स्टार्ट हो गई। तो अमेजन पहली कंपनी आई थी इंटर्नशिप के लिए, एमसीए के लिए 2-3 ही कंपनी खुलती है इंटर्नशिप के लिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो होती नहीं है। हमारे सीनियर्स की किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं लगी थी उस समय, ठीक है। तो पता था कि हाँ एमसीए को तो ले ही नहीं जाती है इंटर्नशिप के लिए कंपनी, क्योंकि 2-3 कंपनी खुलती हैं और सबसे 2 सेमेस्टर ही होते थे, तो लोग इतना प्रिपेयर तो कर नहीं पाते थे अमेजन माइक्रोसॉफ्ट लेवल जितना, तो किसी का होता नहीं था। तो मैं जब वहाँ पे कोचिंग गया तो उससे हेल्पफुल हुआ। अमेजन आया तो उसका ऑनलाइन टेस्ट तो क्लियर नहीं हुआ, फिर माइक्रोसॉफ्ट आया तो उसका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, लेकिन ग्रुप फ्लाई राउंड के थ्रू क्लियर हुआ। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी उन्होंने एक डीपी का क्वेश्चन पूछ लिया, वो डीपी का क्वेश्चन मेरे को आज तक याद है। तो उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन पूछा ग्राफ का, वो डिजास्टर एल्गोरिथम के ऊपर था, ठीक है। तो उसका कोड नहीं लिखना था, लेकिन डीपी वाले का पूरा कोड लिखना था। तो पहली मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो 3 की पावर n थी, और उससे मैंने ऑर्डर ऑफ n में सबमिट कर दिया था, ठीक है, मतलब कि कोड लिख दिया था उसका, ठीक है। तो उन्होंने काफी इंप्रेस हुए। वो राउंड 1 घंटे की जगह 2.25 घंटे तक चला, और फिर 2 इंटरव्यू होने थे, लेकिन फिर मेरा एक ही हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो इस लेवल के थे कि हाँ एक ही में। फिर एचआर राउंड हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे तो सीजीपीए कम है, बाकी जो 2 लोग और उस राउंड तक गए थे तो उनके 9.3 9.4 थे, मेरा जो ओवरऑल था 8.7 कुछ था। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि हाँ थोड़ा कम, अभी कोडिंग मेरा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, जो आपको चाहिए वो मैं
फुलफिल कर सकता हूँ। जो HR राउंड था तो उन्होंने पूछा कि MSIT चाहिए, MSIDC चाहिए। अब उस समय माइक्रोसॉफ्ट में दो सर्विसेज होती थी। MSIT होता था जो इंटरनल सर्विसेज जो टूल्स होते हैं उन पे काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज, और MSIDC में जैसे जो बिंग हो गया, एजर हो गया, ये सब पे काम होता है। तो पता तो था नहीं, तो मैंने बोल दिया जो आपका मन है, तो उन्होंने MSIT दे दिया। तो मतलब कि कैरियर में कभी कभी चीजें ऐसी होती है, लक बेस्ड होती हैं। अभी जैसे मैं बताऊंगा आगे कि MSIT मेरा एक बहुत अच्छा लक पॉइंट था, ठीक है। तो मैंने वहां से इंटर्नशिप मिल गया। अभी भी याद है मेरे को, रात का रिजल्ट रात को 2 बजे आया था। मैंने रात को 2 बजे घर वालों को कॉल किया था उस समय। तो वो लोग इतने खुश थे क्योंकि जो पूरा MCA था ना वो भी एजुकेशन लोन पे चल रहा था, ठीक है। मैंने लैपटॉप भी लोन से लिया, हर चीज एक लोन से थी। मतलब कि घर से मात्र 3-4 हजार रुपए आते थे जो वहाँ पे थोड़े बेसिक नीड्स थी, ठीक है, वो फुलफिल करने के लिए। बाकी पूरी पढ़ाई लोन पे थी, और BCA तो था ही। जब आपने इंटर्नशिप करी तो आपको पहली एक इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिला होगा, और उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा खासा 40-50 हजार आपके टाइम में मिलता होगा। तो वो क्या किया आपने उसका, मतलब? तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे को मैं मई में ज्वाइन किया था, मई 2016 में। नहीं, मई 2015 में तो मेरी इंटर्न और नहीं लगी थी, लेकिन मई 2016 में मैंने यहाँ पे हैदराबाद आया था इंटर्नशिप करने के लिए। तो वही एक मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था। मैं जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर की थी वो फ्लाइट, ठीक है। तो मैं आया वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता था कि टफ भी है क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, पता है कि यहाँ पे फिर से इंटरव्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो रात में 1-1 1:30 बजे तक मैं बिग डेटा पे काम कर रहा था उस समय, ठीक है। 1:30 बजे तक मैं ऑफिस में रहता था रात में, फिर जाता था, फिर 10 बजे सुबह ऑफिस आता था, ठीक है। तो उस समय भी काफी मेहनत हुई। फिर 2 राउंड क्लियर हुए इंटर्नशिप के बाद, ठीक है। 2 राउंड और हुए थे तो प्लेसमेंट ऑफर के लिए, तो वो भी क्लियर हो गए। अब वो पता नहीं था कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो कॉलेज जैसे बैक टू कॉलेज पहुंचा तो उसमें क्या रहा। लेकिन ये तो बताओ, जो आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिला था उसका क्या किया आपने? इंटर्न स्टाइपेंड जो था ना, मेरे को याद है कि मैंने एक मिठाई का डब्बा खरीदा था और भगवान जी के पास गया था, और उसके बाद मैंने सबसे पहले मोबाइल खरीदा था, ठीक है। एक मोबाइल खरीदा था और एक मम्मी को मैंने कानों के दिलाए थे। उस समय जो स्टाइपेंड था वो 45,000 था, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ तो कम मिला था क्योंकि वो 15 दिन की सैलरी का था, ठीक है। लेकिन सेकंड मंथ थोड़ा ज्यादा मिला था, ठीक है। तो सेकंड मंथ मैंने याद है मैंने मोबाइल और ये दोनों मदर्स के लिए ज्वेलरी, हाँ, तो ये खरीदा था। काफी सही। तो काफी घर पे से खुश हुए होंगे। हाँ, मतलब कि तो मतलब हमेशा से यही था कि करना है, कुछ तो करना है, ठीक है। तो फिर मम्मी भी खुश थी, ठीक है, सब लोग खुश थे। और जैसे तैसे वो इंटर्नशिप खत्म हुई 2 महीने की, फिर कॉलेज, बैक टू कॉलेज। अब 50-50 चांस लग रहा था कि हाँ, जो प्लेसमेंट जो वहाँ पे इंटर्नशिप के बाद इंटरव्यू दिए हैं उसमें हो जाएगा, हाँ, अच्छे, लेकिन लग रहा था। तो अब वहाँ पे भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सब लोग पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि पता तो है नहीं है। तो पहली कंपनी आई डीसा वहाँ पे, तो उसमें रिजेक्ट हो गया। फिर सेकंड अमेजन आने वाली थी, उसी दिन मेरा रिजल्ट आ गया कि हाँ हो गया है क्लियर, ठीक है। तो मैं एक फर्स्ट बंदा था जिसकी इंटर्नशिप भी लगी थी उस समय MCA में, ठीक है, और प्लेसमेंट भी फर्स्ट हुआ था, ठीक है। तो MCA कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर MCA में मतलब वही रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं 6th सेमेस्टर में GE हेल्थ केयर में ऐसी इंटर्नशिप करने गया था, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, तो वो बैंगलोर में की थी। तो उस समय भी मतलब कि ऐसा था कि 18,000 रुपए मिलते थे, ठीक है। उसमें भी अब वो लोन, ठीक है, तो 18,000 में जैसे तैसे जो भी बचता था सब दे, मतलब PG वगैरह का निकाल के तो 3-4 हजार बचते थे। उस समय भी लोन स्टार्ट कर दिया था मैंने पे करना, ठीक है, कि हाँ ज्यादा बर्डन नहीं पड़े। फिर जून में हमारा एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट का फुल टाइम स्टार्ट हो गया। तो जो आपका एजुकेशन लोन था काफी जल्दी खत्म हो गया जॉब शुरू करने के बाद? तो नहीं, अब क्या था, जैसे ही मैंने जॉब स्टार्ट की फुल टाइम, ठीक है, तो उस समय अभी भी याद है मेरे को कटपिट के 79-81 के अराउंड 1000 आते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि अब उसमें बहन की, मतलब एक मेरी छोटी बहन है तो उसकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, तो उसे भी घर में उसे भी भेजने हैं। फिर उसके बाद घर में भी थोड़े बहुत पैसे भेजने हैं, और फिर यहाँ पे भी 20-25 हजार तो खर्च हो जाते हैं। तो मैं 10-12 हजार का लोन चुकाता था हर मंथ। तो मैंने 1.5 साल तक यही किया, चुकाया, तो तब भी वो 3 लाख रुपए लोन बचा हुआ था, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि मतलब जनरली क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में लेवल्स होते हैं 59, 60, 61, 62। तो 59 तुम्हारा होता है, इस पर तुम ज्वाइन करते हो। उसके बाद तुम जब 62 हो जाते हो तब तुम्हें चांस मिलता है किसी भी और कंट्री में जाने का। मतलब अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट में ट्रांसफर लेना है, चाहे वो अटलांटा जाना हो, तुम्हें रेडमंड जाना हो, चाहे कनाडा में किसी टोरंटो वगैरह जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो 62 के बाद ही जा सकते हो। बट ऐसा जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो IDC और MSIT 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो IT में ऐसा नहीं होता था, MSIT में। बाकी अब मनु बताएंगे। तो बेसिकली मैंने 1 साल कंप्लीट किया, तो मेरे सीनियर जाते थे वहाँ पे US, तो मेरे को लगा मेरे को भी जाना है, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरे को अच्छी करनी है। और मेनली मेरा पर्पस वही था, ठीक है, कि हाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी और एक एक्सपोजर मिल जाएगा। अब
MSIT में उस समय रूल नहीं होता था कि 62 लेवल का, ठीक है। उस समय जिसका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो तो L1 वीजा का रिक्वायरमेंट है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस कंपनी से तुम जा रहे हो, ठीक है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका था, ठीक है। 3 महीने और हो गए तो मैंने जुलाई 2018 में अप्लाई करना स्टार्ट किया, लेकिन वो रूल MSIT में भी 31 जुलाई को आने वाला था, ठीक है। तो लकीली मैंने 14-15 जुलाई के लगभग मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक टीम मान गई इंटरव्यू के लिए, तो मैंने दिया, ठीक है। और उस समय मैं ट्रैवल भी कर रहा था यूएस पे फॉर एक बिजनेस ट्रिप, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे 1-2 राउंड मैंने यूएस में भी दिए, तो लेकिन 6-7 राउंड होने के बाद मेरा वो राउंड क्लियर हो गए, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम ऑफर देने के लिए तैयार हैं। मैं वापस इंडिया आया, ठीक है। सब वीजा प्रोसेस किया। अक्टूबर 13, 2018 में मैं यूएस चला गया। तो वहाँ पे फिर मेरे पूरा उस तरीके से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब कि लोग बोलते थे कि कम्युनिकेशन हो जाएगा, मैंने कहा हाँ सब हो जाएगा, सब चिल रहेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे आराम से वहाँ पे भी सब सही रहा और चलता रहा फिर वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी आपने इंटरनेशनल जब आप इवेंट के लिए गए तो फर्स्ट फ्लाइट ही ली होगी? हाँ इंटरनेशनल वो फर्स्ट फ्लाइट भी वही फर्स्ट फ्लाइट थी इंटरनेशनल, जब मैं उस बिजनेस ट्रिप पे गया था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो मैं बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप पे गया ही हूँ, लेकिन वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। वहाँ पे मैं 15 दिन की ट्रिप पे गया था, तो मैंने उस समय ही पूरा यूएस घूम लिया था, ठीक है। अच्छा, मतलब कि मैं उस समय सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगास, ठीक है, न्यूयॉर्क और भी 2-3 जगह गया था, फ्लोरिडा वगैरह। तो मैंने मेजर पार्ट ऑफ यूएस कवर किया था 15 दिन में। लगा तो सही था कि हाँ सही है, ठीक है। तो उसी को देखने वाला लगा होगा कि चलो अब कुछ टाइम यहाँ पे काम कर लेते हैं। हाँ कुछ टाइम यहाँ पे काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो पता था कि हाँ थोड़ा मैं अगर फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा तो थोड़ा बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूएस पे गया, फिर 2 साल मैंने वहाँ पे, मतलब 1 साल जब जॉब किया तो लग रहा था कि मन उतना नहीं लग रहा है, और फिर पैसे भी कम मिल रहे थे, ठीक है। मतलब कंपेयर टू अदर जो वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इंडिया से मूव हुआ था तो बहुत ही कम सैलरी पे तुम्हें मूव होना पड़ता है, ठीक है। जो मिनिमम सैलरी होती है वो कह सकते हैं कि वही मिलती है तुम्हें जो L1 वीजा पे जाते हो, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया, मतलब 1-2 बार मैंने अमेजन के इंटरव्यू दिए, तो वहाँ पे भी मैं दोनों बार अमेजन के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि कभी कभी सिस्टम डिजाइन में, कभी कभी वो स्टार प्रिंसिपल जो राउंड्स होते हैं उनके प्रिंसिपल वाले, वो उसमें उस राउंड में रिजेक्ट हो जाता था। तो मतलब एक तरीके से मेरे को एक्सपीरियंस मिलता था, मैं कभी भी डरता नहीं था कि हाँ नहीं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने जब मैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में था तब भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, नॉट टू कि हाँ मेरे को जाना है उसमें, जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं एडोबी में भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है, सर्विस नाउ में भी रिजेक्ट हुआ, बहुत सारी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ। मतलब टोटल मैंने 30 से 35 कंपनी मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में था तब मैं रिजेक्ट हो चुका था, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से, बट रिजेक्ट होता था। लेकिन मेरे को हमेशा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता रहता था कि हाँ ये सब चीजें, तो वो सब चीजें बाद में काम में भी आई। तो अब एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होगा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट यूएस रेडमंड में गए थे तो आपकी सैलरी कितनी थी? तो सैलरी तो उस समय जैसे ये था कि लाइक बेस सैलरी अराउंड 1 CR के लगभग बेस सैलरी थी, और 20 to 30 लाख बिटवीन द बोनस था, जो डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस है। तो वहाँ पे थोड़ा काम करने में अच्छा लगता था, तो हमेशा हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस ही मिलता था, ठीक है। तो अराउंड 20 to 30 लाख वो भी था। और स्टॉक्स यहाँ इंडिया से गया था तो स्टॉक्स कम थे, लेकिन वहाँ पे तो एक प्रमोशन वगैरह मिलने के बाद थोड़े स्टॉक्स भी ठीक ठाक हो गए थे, तो 30-40 लाख के अराउंड वो भी स्टॉक्स हो जाते थे। तो अराउंड 1.8-1.9 के करीब करोड़ में पैकेज हो जाता था। टैक्सेस एक्सेस इंक्लूड नहीं है इसमें, अलग वो तो कट नहीं है, वो तो हर जगह ही का नियम ही है। बाकी फैसिलिटीज वगैरह थी वहाँ पे बहुत सारी, तो अराउंड 1.9 करोड़ का CTC हो जाता था। काफी बढ़िया। तो अब आपने वहाँ पे काम किया थोड़े टाइम पे, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा मतलब इंडिया वर्सेस यूएस में? हाँ मतलब मेरे को जो मेन डिफरेंस यूएस और इंडिया में लगा, वहाँ पे क्या था कि लोग तुम्हारे काम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे मेरे को जो फील होता था रियल में, वो ये होता था कि यहाँ पे सब लोग लगे हैं काम करने में, ठीक है। सब लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं, मतलब कि जैसे कि वो 10 बजे तक काम कर रहा है रात में, तो एक बंदा 11 बजे तक काम करेगा, इसलिए टीम का माहौल जो होता था खराब होता है यहाँ पे। मेरे को जो यहाँ पे फील हुआ है, वहाँ पे लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है, ठीक है। तो वहाँ पे 6 बजे तक अगर ऑफिस है, 6 बजे तक मन से काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है रात भर वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि यहाँ पे लगता है, हाँ अभी भी यही चीज है। मतलब मेरे को हमेशा रहता है कि लोग यहाँ पे पीछे करने में लगे हैं, मतलब कि लोगों को अपना नहीं दिख रहा है। लोगों को लगता है कि अरे हाँ मेरे को प्रमोशन मिल जाए, उसे नहीं मिले तो मैं थोड़ा ज्यादा काम करूंगा, ठीक है। ये हमेशा होता है, ठीक है। और मेरा रहता है कि नहीं ठीक है, प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन वगैरह ठीक है, प्रमोशन भी एक अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है, या फिर ज्यादा बोनस भी मिलना एक अचीवमेंट, उसके चक्कर में तुम अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को भी तुम बर्बाद तो कर रहे हो, ठीक है। मतलब काम करो जितना तुम्हें काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस गधा मजदूरी करो। तो वो है कि थोड़ा आराम से रहो, अपनी लाइफ भी देखो, ठीक है। तो वो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा फील होता था, ठीक है।
अच्छा लगता था। और वहाँ पे मतलब कि लोग व्यवस्थित भी रहते थे, ट्रैफिक सब चीज़ें तो वाकई अच्छी थी। हाँ। लेकिन वहाँ पर उसी था तो थोड़ा कम्युनिकेशन में मतलब कि इंजॉयमेंट कम था, ये कह सकते हो। अगर तुम्हारा ग्रुप सर्कल कॉलेज वाला नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे वो चीज़ें को मेरे को कमी लगती थी, ठीक है, पार्टी आर्टी ये सब चीज़ों का थोड़ा कम ही लगता था। हाँ, तो वापस आप इंडिया आ गए, तो इंडिया आने से पहले ही आपने गूगल क्रैक कर लिया था, फिर बाद में किया था? नहीं, मैंने बेसिकली जब मार्च 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ, उसके बाद घर पे ही रहने लगे, तो अब मैं कि घर में रहते थे थोड़ा मैं एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। तो मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगे, 2 महीने तक मैं कंटिन्यूसली पैनिक अटैक्स का वो था विक्टिम, ठीक है। तो कह सकते हो कि अब मैं बार बार डॉक्टर को कंसल्ट करता हूँ, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया नहीं, अब मैं नहीं रह सकता। तो मैंने जून 2020 में गूगल का इंटरव्यू स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 3 राउंड दिए उनके इनिशियल। तो आप इंडिया आ चुके थे जून? नहीं, तो जून में तो मैं यूएस में ही था, ठीक है। मैंने 3 राउंड दिए, लेकिन उसमें मेरे को लग रहा था 2 राउंड, 1 राउंड तो अच्छा है, 1 राउंड ओके है और 1 राउंड तो बेकार गया है। अब उसके बाद जुलाई में मैंने मन बना लिया कि नहीं, अब मैं मूव हो रहा हूँ। तो मैं इमीडिएटली प्लान बना लिया कि अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट यूएस छोड़ा नहीं था, ठीक है, बस मैं इंडिया आ गया यूएस की सैलरी पे ही। तो मैं 26 जुलाई को आ गया था, 26 जुलाई 2020 को। और उसके बाद मैं दिसंबर तक यहाँ पे काम किया यूएस की सैलरी पे। और उस बीच सितंबर 2020 में गूगल का फिर से कॉल आया कि वो तुमने 3 राउंड दिए थे, उसमें से 2 राउंड अच्छे गए हैं, तो 1 राउंड ओके है, तो 2 राउंड फिर से, जो बाकी 2 राउंड है वो और दे दो, ठीक है। तो बाकी 2 राउंड मैंने दिए इंडिया से, तो वो दोनों बहुत अच्छे गए। तब वो दोनों अच्छे गए, तो फिर अक्टूबर में रिजल्ट आया कि हाँ तुम्हारा हो गया है गूगल में। इवन दो मेरी जो टीम थी माइक्रोसॉफ्ट, वो मेरे को इंडिया में ही ऑफर कर रही थी कि तुम इंडिया में ही रह लो, जो गूगल दे रही है वो भी हम मैच कर देंगे, उससे ज्यादा ही दे देंगे, ठीक है, तुम इंडिया से ही काम कर लो। क्योंकि वहां पे मैंने काफी इम्पैक्टफुल काम किया था जो बैंक में था। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा चेंज के लिए मेरे को जाना है गूगल में। तो मैंने गूगल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मैं 14 दिसंबर 2020 को गूगल ज्वाइन किया। तो अभी आप गूगल में काम कर रहे हो, आप कौन सी टीम में काम कर रहे हो? अभी मैं गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 जीपे में काम कर रहा हूँ। तो हाँ, मतलब कि यहाँ पे मेरे को अभी ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो चुका है। और अगर अभी अगली बार कभी जीपे ना चल रहा हो तो हाँ, कर देना। तो जीपे नहीं चल रहा हो तो आप उसमें फीडबैक में जाके डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यार आप अभी गूगल में काम कर रहे हो, गूगल पे में, ठीक है, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हो? तो गूगल पे बेसिकली आप पता, ये मोबाइल ऐप है, तो उसमें अभी जो गूगल पे है वो फ्लटर पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लटर, डार्ट और जावा के एज अ बैकएंड। तो इससे मैं एक और बताना चाहता हूँ कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बाद डरना नहीं चाहिए। क्या होता है कि लोग बोलते हैं मैं तो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, अब मैं उस टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करूंगा। अब मैं बताता हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था कैरियर बिग डेटा से स्टार्ट किया था, फिर मैंने एंगुलर पे काम किया, सी शार्प पे काम किया। जब मैं यूएस गया तो मैंने टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS और सी शार्प पे काम किया। अब मैं गूगल में आया तो यहाँ पर टोटली अलग डोमेन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर जावा पे काम कर रहा हूँ, डार्ट पे, फ्लटर पे काम कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। DSA वगैरह, सिस्टम डिजाइन वगैरह की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए। बस यही होता है, मतलब लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज तुम कभी भी सीख सकते हो, वो तो पता है एक टूल है, हाँ। ठीक है। मतलब मेन अगर तुम्हें सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से आते हैं, जो तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग हो गया, इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, यही ज्यादा यूज होते हैं, बाकी और सारी चीजें चेंज होती रहती हैं आसपास वाली। इसके अलावा क्या करते हो आजकल आप फ्री टाइम में? फ्री टाइम में जैसे कि मेरे को कुकिंग का भी शौक है, तो मैं कभी कभी कुकिंग भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मेरे को पढ़ाने का भी शौक रहता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं DSA वगैरह, DSA हुआ या फिर कैरियर गाइडेंस का मेरे को ज़्यादा वो रहता है, तो मैं मेंटरशिप भी करता हूँ। जैसे मैं ट्यूटोर एकेडमी में भी मेंटर रह चुका हूँ, और तो मैं वहाँ पे भी मेंटर करता रहता हूँ, ठीक है, कभी कभी। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं फ्री मेंटरशिप भी देता रहता हूँ लोगों को। तो मैं पढ़ाने, कुकिंग और ये सब, थोड़ा ट्रैवल का भी ज़्यादा शौक है, तो मैं 5-6 कंट्रीज भी विजिट कर चुका हूँ, ठीक है, लास्ट 2-3 साल में, ठीक है। काफी बढ़िया। तो अब फाइनल क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी इतनी जो पूरी जर्नी थी इतने सालों की, उसमें आपकी कुछ 2-3 लर्निंग्स हो, 2-3 टिप्स हो लोगों के लिए? 2-3 लर्निंग्स तो ये रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आपको कोई दूसरा बना के देगा तो आप बस उसे पढ़ लेंगे। आपको पहले अपने यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा। आप अपना पाथ चूज करो, ठीक है। बार बार डरना नहीं है, लगे रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा कहूंगा कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये तो नहीं बोलूंगा कि लक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कभी कभी जैसे मेरे को MSIT नहीं मिला होता तो मैं कभी भी US नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये है कि लक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट आपको अपनी DSA की स्किल्स पर, हाँ, कोडिंग बहुत जरूरी है। जो भी IT बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, जैसे चाहे QA रोल हो, चाहे वो एक डेटा साइंस रोल हो, बिग डेटा रोल हो,
एक डीएसए एक ऐसी स्किल है, वो तो आनी ही आनी चाहिए। और कोर सब्जेक्ट जैसे कि ऊप्स लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज आप कभी भी सीख जाएंगे, चाहे जावा हो चाहे कोई पाइथन हो, ठीक है, कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन एक ऊप्स लैंग्वेज हो, ठीक है, एक सिस्टम डिजाइन की नॉलेज हो, और बाकी डीएसए वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राइट। अब इन्होंने एक चीज बोली कि लक इंपॉर्टेंट है, बट लक तभी तुम्हारा साथ देता है अगर तुम हार्ड वर्क करते वही। हो तो अपनी मेहनत पे फुल ध्यान रखना है, ठीक है। अपना जो 100% तुम दे सकते हो उसको दो, बाकी थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालो। अगर कहीं काम वाम कर रहे हो तो बस ये नहीं कि बस 12-12 main काम वही है। कर रहे हो। अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मनु फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफी मजा आया आपके साथ बात करके। Thank you, Nissan. मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में डू नेक्स्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो बाय।